भैया, ये आलू कितने किलो दिए और गोभी का क्या भाव है? बेचारी विधवा है, लगता है जैसे तैसे इसका घर बस चल रहा होगा। इससे क्या ही पैसे लेने, जो कि त्यों दे देता हूँ। अरे क्या सोच रहे हो, बताओ तो कितने की है? जितने की भी हो, मैं आपको 10 रुपए किलो आलू और गोभी 30 रुपए में एक दे दूंगा। क्या इतने कम रुपए में? और हमें इतने कम में क्यों दोगे? भिखारी समझ रखा है क्या हमें? अरे नहीं नहीं, आपसे क्या कमाना, आप जैसे तैसे अपना घर चला रही हैं। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मेरे पति कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, पता भी है तुम्हें? क्या आपके पति भी हैं? मुझे तो लगा आप विधवा हैं, इसीलिए मैंने खरीद भाव बताया आपको। क्या कुछ भी कहते हो? मेरे पति सही सलामत है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो सिंदूर क्यों नहीं लगाती? ऐसी उजड़ी हुई मांग देखकर मुझे तो यही लगेगा ना कि आपके पति नहीं है। तुम्हें उससे क्या मतलब? मैं सिंदूर लगाऊं या ना लगाऊं, वो मेरा फैशन है, मेरा स्टाइल बिगड़ जाता है, इसीलिए मैं नहीं लगाती हूँ। जो भी सिंदूर नहीं लगाएगी वो सब विधवा है क्या? अरे मालिनी, गलत क्या सोच रहा है वो? हर कोई यही सोचेगा। अरे चुप करो तुम लोग, अपना काम करो, बस मेरे आसपास कान लगाए रखना है। जाओ अपना काम करो। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पूरे परिवार को एक रिश्तेदार के घर पूजा में जाना होता है। सभी लोग तैयार हो रहे होते हैं। माँ जी, आपसे एक विनती है। क्या बताओ? हम आज पूजा में जा रहे हैं, आज तो आप सिंदूर लगा लीजिए प्लीज, आज मना मत कीजिएगा। ओहो, फिर वही बात, सिंदूर मैं नहीं लगाती हूँ, मेरा फैशन बिगड़ जाता है। यही समय है जब मैं खुलकर स्टाइल मार सकती हूँ। वहाँ पर इतने सारे लोग आएंगे, मैं नहीं लगा रही सिंदूर। पर माँ जी, पूजा तो सिंदूर के बिना पूरी ही नहीं होती है, हर सुहागन को सिंदूर लगाना ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है, मॉडर्न लोग नहीं लगाते हैं सिंदूर। माँ जी मेरी बात मानिए, वहाँ पर बहुत लोग आएंगे। वही तो मैं कह रही हूँ, वहाँ पर बहुत लोग आएंगे, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए मैं शहरी हूँ। मैं नहीं लगाऊंगी सिंदूर, और देखना मैं कैसे शहरी कपड़े पहन कर जाऊंगी। अरे भाग्यवान, आज तो कृपा करो, आज तो नॉर्मल कपड़े पहनकर चलो। अरे क्या तुम लोग मेरे पीछे पड़ गए हो? जाओ सब अपना तैयार हो, मुझे जैसे कपड़े पहनने हैं मैं वैसे ही पहन कर आऊंगी। देखो मेरी बात मानो, अब बहू भी घर आ गई है, बात मानो और सब भी कपड़े पहनकर चलो। आपकी बात मैंने आज तक कभी मानी है क्या? नहीं, इस बात का ही तो दुख है। हाँ तो अभी जाकर दुख मनाइए, क्योंकि मैं नहीं मानने वाली, और दुख मनाते हुए जाकर जल्दी से तैयार भी हो जाइए। हाँ भाई, मुझे क्या, तुम्हें जो करना है करो। ऐसे ही सभी लोग तैयार होकर पूजा करने पहुँचते हैं। अरे मालिनी, ये तुमने क्या पहन रखा है? और सिंदूर तक नहीं लगाया है। इसे मॉडर्न कपड़े कहते हैं, शहर से लाई हूँ, शहरी जो हूँ, और ऐसे कपड़ों पर सिंदूर नहीं लगाते, स्टाइल बिगड़ जाती है। पर सिंदूर तो एक सुहागन को लगाना ही चाहिए। अरे तुम लोग गांव के हो ना, नहीं समझोगे। अच्छा चलो मेरी फोटो ले दो और देखो तो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। आप जब से आई हैं तब से फोटो ही तो ले रही हैं, थोड़ा पूजा भी कर लीजिए। समझ नहीं आता आप यहाँ पूजा करने आई है या फैशन लेने। तो तुम लोग भी यहाँ पूजा करने आए हो या फिर मेरे बारे में गॉसिप करने? देखो आरती शुरू हो गई है, वहाँ जाओ। आरती के बीच में भी सभी लोग मालिनी के बारे में ही कानाफूसी कर रहे होते हैं। ये लोग नहीं सुधरेंगे, मुझे जल्दी से आरती करके निकलना होगा। पंडित जी मुझे भी दे दीजिए ना थाली, मैं भी करूँगी आरती। ये लीजिए ना, पर रुकिए, आपने तो सिंदूर ही नहीं लगाया, शायद आप भूल गयी। कोई नहीं, मैं आरती कर लेती हूँ, आप आरती की थाली दीजिए ना। नहीं नहीं, ऐसे आरती नहीं होती। हेमंत आपके ही पति है ना, क्या शर्माना, सबके सामने सिंदूर लगा दो। अच्छा, जैसा आप कहें। हेमंत सिंदूर की डिब्बी लेकर आगे बढ़ता है कि तभी झटके से मालिनी थाल को फेंक देती है। ये क्या घोर अपशकुन, ये क्या किया तुमने? अरे ये कैसी औरत है जिसने सिंदूर जमीन पर गिरा दिया? मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ, आप लोगों को एक बार में समझ नहीं आता है? इतना कहकर मालिनी पूजा से निकल जाती है। मालिनी के पीछे उसका पूरा परिवार भी पूजा से निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन, तुम दोनों यहाँ, कुछ बात है? हाँ भैया, बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? आप भूल गए भैया, मम्मी पापा की एनिवर्सरी आने वाली है। हमें मम्मी पापा की एनिवर्सरी के लिए कुछ प्लान करना चाहिए। तुम दोनों ने कुछ सोचा है? क्या करेंगे हम लोग उस दिन? भाभी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मम्मी और पापा को सरप्राइज दिया जाए। मम्मी की इतनी सहेलियां हैं कि हम लोग कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे तो उन्हें पता चल ही जाएगा, कोई ना कोई सहेली उनको बता ही देगी। वही तो, मम्मी पापा से छुपाकर एनिवर्सरी का सरप्राइज प्लान करना बहुत मुश्किल है। हमें कोई ऐसा सरप्राइज प्लान करना होगा जिसका मम्मी पापा अंदाजा भी न लगा पाए और सरप्राइज यूनिक भी हो। फिर सभी एनिवर्सरी के लिए क्या सरप्राइज प्लान करें सोचने लगते हैं। इसी तरह कुछ देर सोचकर गौरी कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। क्या है आइडिया? हम लोग मम्मी जी पापा जी को एनिवर्सरी पार्टी तो देंगे ही, साथ में हम उनकी दोबारा शादी भी करवाएंगे।
क्या बोल रही हो तुम? अरे मेरे कहने का मतलब है हम मम्मी जी पापा जी की आपस में शादी करवाएंगे। छोटी सी जयमाला होगी, पापा जी मम्मी जी को सिंदूर लगाएंगे और मंगलसूत्र पहनाएंगे। मैं समझ गई, भाभी मम्मी पापा की शादी का सीन दोबारा क्रिएट करवा रही है। तब तो बड़ा मजा आएगा और ये आइडिया यूनिक भी है। तो फिर ठीक है, आप लोग पार्टी की तैयारी कीजिए। मम्मी जी पापा जी की शादी की तैयारी मैं करती हूँ, पर शॉपिंग करने हम सब साथ में जाएंगे। फिर सभी मिलकर मालिनी और हेमंत की एनिवर्सरी पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। इसी तरह एनिवर्सरी का दिन आ जाता है और शाम को एनिवर्सरी पार्टी होती है, जहाँ पर लाइट्स जगमगा रही थीं और ढेर सारे मेहमान आए थे। तभी मालिनी अपनी मॉडर्न ड्रेस में बिना सिंदूर लगाए हेमंत के साथ नीचे उतरती है। कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है दोनों की। हाँ, दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं। तुम लोगों ने तो बहुत अच्छी पार्टी की तैयारी की है। हाँ, डेकोरेशन और खाने पीने का मेन्यू भी बहुत अच्छा है। भाभी, मम्मी पापा की एनिवर्सरी का केक मंगवाइए। गौरी हेमंत और मालिनी की एनिवर्सरी का केक लेकर आती है। वाह, ये कितना बड़ा और कितना सुंदर है। मम्मी पापा सब इंतजार कर रहे हैं, केक काटिए। मालिनी और हेमंत एक दूसरे का हाथ पकड़कर केक काटते हैं। एनिवर्सरी पार्टी में आए सभी मेहमान ताली बजाने लगते हैं कि तभी मम्मी पापा, अभी एक सरप्राइज और है। क्या? एक और सरप्राइज? वो क्या है? तभी गौरी ताली बजाती है और सामने से एक पर्दा ऊपर उठता है और नीचे पंडित जी हवन जलाकर बैठे हुए होते हैं। ये क्या है, पूजा करवाएंगे क्या? नहीं नहीं, पूजा नहीं करवाएंगे, कुछ और चीज है। हवन कुंड? पंडित जी, तुमने हमारे नाम पर पूजा रखवाई है? पापा, भाभी ने आपके नाम की पूजा नहीं रखवाई, आपकी और मम्मी की शादी रखवाई है। हेमंत और मालिनी की शादी के बारे में सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। रिश्तेदारों के बीच खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है कि तभी मम्मी जी, हम लोग आपकी शादी का सीन क्रिएट करवाएंगे, बहुत मजा आएगा। चलो करते हैं, जल्दी चलो। आप जल्दी आइए जजमान, जल्दी आइए। मालिनी और हेमंत हवन कुंड के पास जाकर बैठ जाते हैं। पंडित अपने मंत्र शुरू करते हैं और सभी उनको देखने लगते हैं। वर वधू को जयमाला पहनाइए, वधू वर को जयमाला पहनाएगी। हेमंत मालिनी को वरमाला पहनाता है और फिर मालिनी हेमंत को वरमाला पहनाती है। वर वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। फिर हेमंत मालिनी को मंगलसूत्र पहनाता है। अब वर वधू को सिंदूर लगाएंगे, जिसके बाद हेमंत सिंदूर की डिब्बी उठाता है और मालिनी को सिंदूर लगाने वाला होता है कि तभी मालिनी हेमंत का हाथ पकड़ लेती है। नहीं, सिंदूर नहीं लगाना है। सिंदूर ओल्ड लेडीज लगाती हैं और इससे मेरी शादी की फोटो भी खराब आएगी। पागलपन मत करो मालिनी, सभी देख रहे हैं। देखते हैं तो देखने दो, मैं सिंदूर नहीं लगवाऊंगी। मम्मी जी, सिर्फ एक बार आज के लिए थोड़ा सा लगवा लीजिए। ये कैसी शादीशुदा औरत है जिसे सिंदूर लगाना नहीं पसंद। अरे जरा देखो, सिंदूर लगाने से बचने के लिए कैसी बेशर्मी से अपने पति का हाथ पकड़ लिया है। अरे कोई शादीशुदा पत्नी अपने पति को खुद सिंदूर लगाने से कैसे रोक सकती है? जिसके बाद मेहमानों की बातें सुनकर मालिनी खड़ी हो जाती है। मैं सिंदूर लगाऊं या नहीं लगाऊं, मेरी मर्जी है। आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले? मुझे सिंदूर लगाना नहीं पसंद तो मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ। अब जिसको पार्टी में रहना है वो रहे, जिसको नहीं रहना वो चुपचाप चले जाए। ये सब सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। तभी गौरी की माँ कुसुम आगे आती है। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले आपकी एनिवर्सरी पार्टी को छोड़कर मैं ही चली जाती हूँ। समधन जी, माफ कीजिएगा भाई साहब, पहले तो आपने झूठ बोलकर मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी की और अब आपकी पत्नी का ये सब ड्रामा। मैं तो जा ही रही हूँ और अपनी बेटी को भी साथ ले जा रही हूँ। जब आपकी बीवी को अकल आ जाए तब मेरी बेटी को बुला लीजिएगा। इतना कहकर कुसुम गौरी का हाथ पकड़ती है और उसे पार्टी से लेकर निकल जाती है। कुसुम को पार्टी से जाते देख धीरे धीरे सारे मेहमान पार्टी छोड़कर चले जाते हैं और पार्टी अधूरी रह जाती है। फिर कुछ देर बाद, हेलो भाभी। हाँ ननन जी, बोलिए, आप लोग कैसे हैं? वहाँ सब कुछ कैसा है? भाभी, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त सब मम्मी से नाराज हो गए हैं। और मम्मी जी क्या कर रही हैं? भाभी, मम्मी भी बहुत दुखी है। सोसाइटी के सभी लोगों ने मम्मी को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। कोई मम्मी से बात तक नहीं कर रहा है। भाभी, आप जल्दी वापस आ जाइए, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। इतना कहकर कीर्ति फोन रख देती है और गौरी अपनी माँ के पास आती है और उसे सारी बातें बता देती है। माँ, मुझे अपने ससुराल वापस जाना पड़ेगा। मेरी सास को मेरी जरूरत है। नहीं, तेरी सास एक चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं जानती है। उनके पास वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, मैं अपनी सास को एक चुटकी सिंदूर की कीमत समझाने ही जा रही हूँ। जो औरत इतने सालों में नहीं समझी, वो तेरे समझाने पर कैसे समझेगी? समझेंगी या नहीं समझेंगी पता नहीं, पर माँ यही सही मौका है उन्हें समझाने के लिए। प्लीज मुझे जाने दो। कुसुम, गौरी को जाने दो। जा बेटी, अपने ससुराल जा। अच्छा ठीक है, जा। गौरी कुसुम और रमेश के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है और अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। कुछ घंटे बाद गौरी अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां वो अपनी शहरी सास को देखकर
मेरी शहरी सास तो हमेशा की तरह अपने शहरी अंदाज में ही तैयार है। लगता है सब कुछ ठीक हो गया। अजीब लोग हैं, इतनी जल्दी लोगों की नाराजगी खत्म हो गई। आखिरी बार ट्राई कर रही हूँ किसी से बात करने का। अगर इन लोगों ने भी इग्नोर किया तो बिना देरी किए मैं अपनी बेटी के साथ अमेरिका चली जाऊंगी। इतना कहकर मालिनी पास खड़ी कुछ औरतों के बीच आती है। और फिर पता है मेरी बहू ने दही मिलाकर नमक ठीक कर दिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आजकल की बहू तो बहुत चालाक हो गई है। हाय लेडीज, क्या बातें चल रही है? मालिनी के आते ही औरतें बिना कुछ बोले चुपचाप चली जाती हैं। हे भगवान, इनकी इग्नोरेंस अब मुझसे टॉलरेट नहीं होती है। ना जाने ऐसा क्या है एक चुटकी सिंदूर में जो सभी औरतें मुझे इग्नोर करने लगी हैं। तभी दूर खड़ी गौरी अपनी सास के पास आती है। माँ जी, ये वक्त परेशान होने का नहीं है, खुद से नाराज लोगों को मनाने का है। मैं किसी को नहीं मनाने वाली। जिसे मुझसे नाराज रहना है वो नाराज रहे। माँ जी, आप शहरी सास है, फर्क तो आपको पड़ता है, वरना इतने सारे लोगों के नजरअंदाज होने के बाद एक आखिरी बार कोशिश करने नहीं आती आप? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है सिंदूर नहीं लगाने की वजह से ये लोग इतना नाराज क्यों हैं? माँ जी, सभी ने कई बार आपको एक चुटकी सिंदूर की कीमत समझाने की कोशिश की है। मैंने भी कई बार आपको एक चुटकी सिंदूर की कीमत समझाने की कोशिश की है। और सिर्फ हम लोग नहीं, और भी कई लोगों ने आपको एक चुटकी सिंदूर का महत्व समझाने की कोशिश की है, पर आप अपनी जिद पर अड़ी रही। क्या होता है एक चुटकी सिंदूर से? तुम लोग कहते हो औरत के चेहरे की शोभा बढ़ाती है, पति की उम्र बढ़ाती है, फलाना ढिमकाना होता है और ना जाने क्या क्या। माँ जी, ये सारी बातें गलत नहीं है, हमारी बरसों से चली आ रही हमारी संस्कृति है ये सारी बातें आउटडेटेड और बिना लॉजिक की है। बस इसीलिए मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ। और देखो तुम्हारे पापा कितने हेल्दी हैं, हमारा परिवार कितना रिच है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि सिंदूर नहीं लगाने से अपशगुन होता है? माँ जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जो दिखाना है यहीं पर दिखा। माँ जी, अगर यहाँ पर दिखा पाती तो आपको अपने साथ चलने क्यों कहती? मैं चलूंगी, पर पहले बता कहाँ लेकर जा रही है मुझे, उसके अकॉर्डिंग मैं तैयार होकर आऊंगी। माँ जी, जहाँ हम लोग जा रहे हैं उसके हिसाब से आपने ठीक ही कपड़े पहने हैं, अब इसके ऊपर और कुछ पहनने या मेकअप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर मुझे किसी ओल्ड बुढ़िया के ग्रुप में मत लेकर जाना एक चुटकी सिंदूर का पाठ पढ़वाने। गौरी अपने सर पर हाथ मारती है। नहीं माँ जी, आप चलिए मेरे साथ। फिर गौरी मालिनी को लेकर एक अस्पताल आती है। बहू, तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं माँ जी, तो तुम मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आई हो? बताती हूँ माँ जी, आइए। गौरी मालिनी को अस्पताल के पीछे जहां एम्बुलेंस में रखे हुए लाइन से शवों के पास लेकर आती है। सभी शवों के पास औरतें रो रही होती हैं। सभी एम्बुलेंस में डेड बॉडी है। एक दिन में इतने सारे लोग मरते हैं, इनके परिवार वालों को कितना दुख हो रहा होगा। माँ, जरा उस औरत को देखिए। मालिनी आगे देखती है जहां एक बच्चा और उसकी माँ एम्बुलेंस में रखे हुए अपने पति के शव को देखते हुए रो रहे होते हैं। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों मुझे छोड़कर चले गए? अब मैं अपनी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरूंगी? हे भगवान, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझसे मेरा एक चुटकी सिंदूर का हक छीन लिया? शांत हो जा बहू, भगवान ने तेरी मांग का सिंदूर छीन लिया है। इतना कहकर राधिका आगे बढ़ती है और फूट फूट कर रोती हुई नैना के माथे का सिंदूर पोंछ देती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा एक चुटकी सिंदूर, मेरी मांग की शोभा मुझसे मत छीनो। गौरी, ये औरत बार बार अपनी मांग की एक चुटकी सिंदूर का नाम क्यों ले रही है? उसके पति के मरने पर वो एक चुटकी सिंदूर के लिए क्यों रो रही है? माँ जी, क्योंकि आज से वो कभी अपनी मांग में एक चुटकी सिंदूर नहीं भर पाएगी, बिंदी सिंगार कुछ नहीं कर पाएगी। गौरी, यहाँ से चल, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा, जल्दी चल। हाँ माँ जी, चलिए। गौरी मालिनी को लेकर अस्पताल के अंदर आती है। गौरी बहू, भले मैं तेरी शहरी सास हूँ, पर मुझे ये सब मत दिखाया कर। एक चुटकी सिंदूर के लिए उस औरत को रोते देख मुझे रोना आ गया। माँ जी, उसे भूल जाइए। पहले खुद दिखाती है, फिर कहती है उसे भूल जाइए। ये सब छोड़, अब हम लोग अस्पताल के अंदर कहाँ जा रहे हैं ये बता। तभी गौरी रिसेप्शन पर, आईसीयू किस तरफ है? सेकंड फ्लोर लेफ्ट साइड। तू मुझे आईसीयू क्यों लेकर जा रही है? माँ जी आइए ना। गौरी मालिनी को लिफ्ट में लेकर आती है और लिफ्ट से सेकंड फ्लोर आईसीयू के सामने चली आती है। गौरी, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कोई एडमिट है क्या? तू मुझसे कुछ छुपा रही है क्या? देख, मुझे डरा मत, कुछ बात है तो बता दे। माँ जी, आप हमेशा उल्टा क्यों सोचती है? हमारे घर परिवार रिश्तेदार से कोई अस्पताल में एडमिट नहीं है। तभी आईसीयू रूम से डॉक्टर बाहर आते हैं। आईसीयू गेट पर खड़ी औरत डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर,
मेरे पति कैसे हैं? वो ठीक हो जाएंगे ना? मेरी मांग के सिंदूर को कुछ होगा तो नहीं? मैं आपको किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। पेशेंट के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर बॉडी रिस्पॉन्स करती है तो आपके मांग के सिंदूर को कुछ नहीं होगा, वरना फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर डॉक्टर चला जाता है। वहीं सीता फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, तू मुझसे मेरे एक चुटकी सिंदूर का हक नहीं छीन सकता। गौरी, उस औरत के साथ कोई नहीं है, चल हम उसे संभालते हैं। हाँ माँ जी, चलिए। तभी सीता रोते हुए कॉरिडोर में बने मंदिर के पास आ जाती है। हे भगवान, तू मुझसे मेरे एक चुटकी सिंदूर का हक मत छीन। मेरे पति की तबीयत ठीक कर दे। ये भी एक चुटकी सिंदूर के लिए ही रो रही है। गौरी, इस औरत को संभाल। मालिनी और गौरी आगे बढ़ती हैं और सीता के पास आती हैं। क्या हुआ बहन, आप रो क्यों रही है? मेरे पति आईसीयू में एडमिट है। डॉक्टर का कहना है बस कुछ घंटे हैं उनके पास। मेरे मांग का सिंदूर छिनने वाला है। मैं रो नहीं तो क्या करूं? खुद को संभालो बहन, तुम्हारे एक चुटकी सिंदूर का हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। आपकी बात से मेरे दिल को थोड़ा सुकून तो मिला, पर डॉक्टर की बात गलत कैसे होगी? मेरे पति कैसे बचेंगे? एक चुटकी सिंदूर के लिए आप इतना रो रही हैं। बस एक बार उसी एक चुटकी सिंदूर पर भरोसा कीजिए और भगवान से अपनी मांग के सिंदूर को बचाने के लिए प्रार्थना कीजिए। गौरी भगवान के चरणों में चढ़े हुए सिंदूर से एक चुटकी सिंदूर उठाती है और सीता की मांग में लगा देती है, जिसके बाद सीता हाथ जोड़कर भगवान से, भगवान, तुझे मेरी एक चुटकी सिंदूर की लाज है। मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। तुझे मेरी एक चुटकी सिंदूर की रक्षा करनी ही पड़ेगी। गौरी तो इसे भी सिंदूर का ज्ञान दे रही है। भला एक चुटकी सिंदूर किसी की जान कैसे बचा सकती है? तभी आईसीयू से नर्स बाहर आती है। जल्दी डॉक्टर को बुलाइए, पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है, जल्दी कीजिए। फिर सीता तुरंत डॉक्टर को लेकर आती है, जिसके बाद डॉक्टर तुरंत आईसीयू रूम में चले जाते हैं। घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। तभी आईसीयू रूम से डॉक्टर बाहर आते हैं। क्या हुआ डॉक्टर, मेरे पति ठीक तो है ना? मिरेकल हुआ है आपके पति के साथ। इस सिचुएशन में पेशेंट को बचते हुए मैंने बहुत ही कम देखा है, और बॉडी का इतना फास्ट रिस्पांस तो आज तक किसी पेशेंट ने नहीं दिया। डॉक्टर, मिरेकल तो है, पर एक चुटकी सिंदूर का। ओके, अब आप अपने पति से बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर और नर्स चले जाते हैं। सीता आईसीयू में जाकर अपने पति से बातें करने लगती है। वहीं मालिनी गौरी से, एक चुटकी सिंदूर का मिरेकल से क्या लेना देना? मिरेकल से एक चुटकी सिंदूर का कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर उसने एक चुटकी सिंदूर को मिरेकल क्यों कहा? तुम लोगों को लगता है एक चुटकी सिंदूर की वजह से उसके पति की जान बची है? हाँ माँ जी। नहीं, उसके पति की जान सिंदूर की वजह से नहीं, डॉक्टर के ट्रीटमेंट की वजह से बची है। पर डॉक्टर ने तो पहले अपने हाथ खड़े कर दिए थे। गौरी की बातें सुनकर मालिनी सोच में पड़ जाती है। तभी गौरी, क्या सोचने लगी माँ जी? मैं ये नहीं कह रही कि एक चुटकी सिंदूर ने कोई चमत्कार कर दिया और उसके पति की जान बचा ली। असल में उस एक चुटकी सिंदूर ने उसके मन के डर को हटाकर उसे हिम्मत दी, हौसला दिया। और जो एम्बुलेंस के पास जोर जोर से रो रही थी, उनका क्या? माँ जी, औरतों के 16 श्रृंगार में से पहला श्रृंगार सिंदूर होता है, और औरतें अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करती है, और जब उनसे उनका पहला श्रृंगार एक चुटकी सिंदूर ही छिन गया तो उन्हें कितना दुख हुआ। और माँ जी, मैं आपको यही दिखाने यहाँ लेकर आई हूँ कि हमारी संस्कृति में एक औरत के लिए एक चुटकी सिंदूर का क्या महत्व है। क्या मतलब है तेरा? आपने देखा ना, जिससे भगवान ने एक चुटकी सिंदूर का हक छीन लिया, वो किस कदर रो रही है। वही दूसरी तरफ कोई अपने ही चुटकी सिंदूर को बचाकर किस तरह खुश हो रही है। मालिनी गौरी की बातों को मन में टटोलने लगती है, और फिर कुछ देर बाद, बहू, मैं समझ गई एक चुटकी सिंदूर किस तरह एक औरत के जीवन में अपना महत्व रखती है। ये मैं इस अस्पताल में दूसरी औरतों को देखकर समझ गई हूँ। तो फिर क्या सोचा है आपने? सिंदूर लगाइएगा या नहीं? जरूर लगाऊंगी, और रोज सिंदूर लगाऊंगी। जिसके बाद गौरी और मालिनी अपने घर में चली आती हैं। और फिर अगले दिन, गौरी बहू, तुम्हारी सास कहाँ है? आज सुबह मैं उठा तो कमरे में नहीं थी, मुझे लगा नीचे होगी, पर यहाँ भी नहीं है। मम्मी जी मंदिर गई है। मम्मी मंदिर गई है? मम्मी मंदिर जाने लगी हैं? आप लोग शौक क्यों हो रहे हैं? असली शौक तो अभी बाकी है। तभी हाथ में पूजा की थाली लेकर शहरी कपड़े पहने हुए, चूड़ियां और गले में मंगलसूत्र पहने हुए, मांग में सिंदूर लगाकर मालिनी आती है। मम्मी, क्या हो गया आपको? मालिनी, तुमने सिंदूर लगाया है, क्या हो गया है तुम्हें? मेरी आंखों पर बंधी शहर की पट्टी खुल गई है। अब से रोज मैं अपनी मांग एक चुटकी सिंदूर से भरूंगी। पर माँ, तुम्हें सिंदूर लगाने की बुद्धि किसने दी है? गौरी ने मुझे समझाया।
कि एक औरत के जीवन में एक चुटकी सिंदूर कितना इम्पोर्टेंट होता है। बहू, क्या सिखा दिया है तूने अपनी शहरी सास को। फिर मालिनी सारी बात बताती है, जिससे सभी परिवार वाले खुश हो जाते हैं। और अब मालिनी रोज एक चुटकी सिंदूर से अपनी मांग भरने लगती है, मांग भरने लगती है, मांग भरने लगती है।